हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड वैकेंसी 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन पांचों वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। तो देखिए, राइट आंसर इसका 1906 हो जाएगा। 1906 में जो है फ्रेंड्स, यह तमिलनाडु के रानीपेट में जो है देश का पहला उर्वरक कारखाना शुरू हुआ था। देखिए, 1944 में ध्यान देंगे फ्रेंड्स, 1944 ईस्वी में कर्नाटक के बैलेगुल, यहाँ मैं लिख देता हूँ कर्नाटक के बैलेगुल, याद रखेंगे, ठीक है। 1944 ईस्वी में कर्नाटक के बैलेगुल में जो है मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। 1944 में कर्नाटक के बैलेगुल नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। कब? 1944 में। और सिंदरी में, ध्यान रखेंगे, सिंदरी में जो है फ्रेंड्स, जो कि अब कहाँ पर है, झारखंड में है, सिंदरी में स्वतंत्र भारत के पहले उर्वरक कारखाने की शुरुआत 1951 में हुई थी। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, मेरा प्रयास रहता है कि एक प्रश्न के साथ साथ 2-3 प्रश्न आपके कवर करवाते चलो। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि रावत भाटा ऊर्जा प्लांट जो है यह संबंधित किससे है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यह कहाँ पर है रावत भाटा? तो ये राजस्थान में है। वहीं अगर हम बात करें तारापुर, तारापुर जो है यह मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। कलपक्कम जो है यह तमिलनाडु में है। नरौरा, नरौरा पूछा जाता है, ठीक है। नरौरा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा जो है यह गुजरात में है। कैगा जो है ये कर्नाटक में है, कैगा। और जगतपुरा, जगतपुरा भी याद रखेंगे कहाँ पर है, तो जगतपुरा भी कर्नाटक में है। और कुंडलकुलम जो है तमिलनाडु में है। तो कलपक्कम और कुंडलकुलम जो है तमिलनाडु में है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है, नहीं पूछा गया है। देखिए, महानदी जो है फ्रेंड्स, यह जो नदी है इस पर भारत का सबसे लंबा जो बांध है, हीराकुंड बांध निर्मित है, ठीक है। हीराकुंड किस नदी पर है? तो यह जो है महानदी पर है। क्लियर है, याद रखेंगे। और देखिए, महानदी जो है छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा, याद रखेंगे, रायपुर जिले के सिहावा के समीप से यह निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में कटक के समीप जाकर के गिर जाती है, ठीक है। देखिए, इसकी सहायक नदी नहीं पूछा गया है, तो राइट आंसर इसकी नदी, सेई नदी जो है फ्रेंड्स, यह साबरमती की सहायक नदी है। देखिए, हसदेव जो है यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि भूटान के सबसे पुराने बैंक, बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1968 में की गई थी, ठीक है। 1968 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड, जो कि भूटान देश का सबसे पुराना बैंक है। इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो यह इसका मुख्यालय जो है थिम्पू में है, जो कि भूटान की राजधानी है। भूटान की करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है? तो नगुल्ट्रम है। यहाँ मैं लिखता हूँ नगुल्ट्रम जो है यह भूटान की करेंसी है। चलिए, मुद्रा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिद्रुतलगला कहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो देखिए, पिद्रुतलगला या माउंट पेड्रो भी इसको कहा जाता है, इसको माउंट पेड्रो भी कहा जाता है, ठीक है। यह जो है श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। तो श्रीलंका हो जाएगा। महावेली गंगा, महावेली गंगा जो है यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। इसको भी साथ साथ आप ध्यान रखेंगे।
चलो उसके बाद देखिएगा किस वर्ष में जो है श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था। तो 1978 में जो है श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका बनाने के लिए एक नया संविधान अपनाया गया था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1978 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 1978 हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इससे पहले जितने भी वीडियोज हम लोगों ने कवर किया है उसको आप निश्चित रूप से देख लीजिएगा। और देखिए अगर आप बिहार एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए जो बीपीएससी का घटना चक्र है ना फ्रेंड्स, उसको एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। सभी सब्जेक्ट वाइज मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, साइंस का, फिजिक्स का अलग, बायोलॉजी का अलग, उसके बाद केमिस्ट्री का अलग। उसी प्रकार से हम लोग आधुनिक भारत का अलग, मध्यकालीन भारत का अलग, प्राचीन भारत को अलग, मतलब अलग अलग हम लोग जो है कवर किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए निम्न में से कौन पेशेवर भारतीय जिम्नास्ट हैं? तो इसमें से जिम्नास्ट जो है मैरी कॉम तो ये बॉक्सर हैं, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दीपा कर्माकर जो है यह जो है त्रिपुरा की रहने वाली हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और 2016 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था फ्रेंड्स, उसमें जो है इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है, किससे संबंधित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत की रक्षा के लिए बनाया गया है। और देखिए फ्रेंड्स इस पर 1987 में जो है हस्ताक्षर किए गए थे और 1989 ईस्वी में जो है इसे लागू किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर के दिन जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका ओजोन परत हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत किस वर्ष जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 12 अगस्त सन 2011 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में इसे पंजीकृत किया गया था, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को। तो 2011 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस वर्ष में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी का अधिग्रहण किया था? मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी थी। इन अधिकारों ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से सीधे राजस्व एकत्रित करने की अनुमति दी। उसके बाद देखिएगा 1764 के बक्सर का जो युद्ध हुआ था, उसके बाद इलाहाबाद की संधि पर 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव के बीच हस्ताक्षर हुआ था। राइट आंसर इसका 1765 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। तो देखिए भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने 2007 में पहला T20 क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो पहला T20 क्रिकेट विश्व कप अपना प्यारा भारत ने जीता था। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कैप्टन भारतीय टीम के महेंद्र सिंह धोनी थे। और फ्रेंड्स दोनों जो वर्ल्ड कप जीता है भारत ने, एक तो कपिल देव की कप्तानी में जीता था। कब जीता था? तो फ्रेंड्स कपिल देव की कप्तानी में जो जीता था इसको आप कमेंट करके बताएंगे। और 2011 में जो है भारतीय टीम क्रिकेट विश्व कप जो जीती थी वह महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीती थी। और T20 2007 में जीता था पाकिस्तान को हरा करके। तो राइट आंसर इसका भारत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य में खेतड़ी कॉपर बेल्ट जो है, यहाँ अंग्रेजी में लिखा गया, स्थित है? तो खेतड़ी कॉपर बेल्ट जो है फ्रेंड्स यह अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है। और यह जो है फ्रेंड्स राजस्थान की है। ठीक है, राजस्थान की जो खेतड़ी पट्टी है वह तांबे खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? असम में जो स्थित है वो है कार्बी आंगलोंग पठार। यह भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम में भारतीय प्लेट का एक विस्तार है। क्लियर? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है? तो कार्बी आंगलोंग पठार यानी कि पहाड़ी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स कि एक सोने का चलता हुआ शेर जो अपने दाहिने अग्र पंजे में एक तलवार पकड़ा हुआ है, किस राष्ट्र का जो है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज में, यहाँ पर जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है ये जो है श्रीलंका का जो है फ्रेंड्स यह राष्ट्रीय प्रतीक है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक स्मारक है जो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। और देखिए इसकी ऊंचाई पूछा जाता है, लंबाई पूछा जाता है तो 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर जो है राइट आंसर इसका नर्मदा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है यह कर्णाली है, ठीक है, कर्णाली नेपाल की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब अगला प्रश्न हमारा 18 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन चीन पर शासन करने वाला अंतिम शाही राजवंश था? तो यह था किंग राजवंश, ठीक है, किंग राजवंश का जो स्थापना है यह सम्राट सुंझी ने किया था। किसने किया था? सम्राट सुंझी ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका अंतिम शासक जो था वो जुआनटोंग था। कौन था? जुआनटोंग था, याद रखेंगे, जुआनटोंग था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार एकमात्र उत्पादक है। तो बिहार जो है पायराइट्स में जो है इसका एकाधिकार है पायराइट खनिज के उत्पादन में, तो पायराइट हो जाएगा। पायराइट जो है यह बिहार के रोहतास जिला में अधिक पाया जाता है। उसके बाद देखिए बरौनी तेल शोधा कारखाना स्थापित हुआ था। तो यह जो है फ्रेंड्स बरौनी तेल शोधा कारखाना यह रूस और रोमानिया के सहयोग से 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जनवरी 1965 में तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री जो थे, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हुमायूं कबीर, उन्हीं के द्वारा इस कारखाने को पूरे राष्ट्र को विधिवत समर्पित किया गया था। तो 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी लेकिन विधिवत जो है राष्ट्र को समर्पित किया गया था 1965 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुई थी, ठीक है, गैट के स्थान पर। किसका स्थान पर? गैट के स्थान पर इसका स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौरी चौरा विख्यात है। तो देखिए चौरी चौरा जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। 5 फरवरी 1922 को जो है चौरी चौरा कांड हुआ था, आपको याद होगा। इसी के कारण जो है गांधी जी आहत होकर के असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 22 का? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वतंत्रता संग्राम शुरुआत, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर बिहार जो है यह प्रसिद्ध किसके लिए है? तो यह बाढ़ के लिए फेमस है, बाढ़ग्रस्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष विनाशकारी बाढ़ आते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंबई में हुए 1904 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? 1904 में जो बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया था, ठीक है, हेनरी कॉटन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा कानून वर्ष जो है किस वर्ष में पास किया गया था? देखिए शारदा एक्ट जो है 1929 में जो है पेश किया गया था और 1930 में जो है इसे पास किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हरविलास शारदा के प्रयत्नों से शारदा एक्ट पारित कर एक जो है एज ऑफ कंसेंट एक्ट का संश्लेषण उसमें संशोधन किया गया था। और देखिए इसमें क्या किया गया था कि लड़की के लिए जो विवाह की आयु है वो 14 वर्ष रखा गया था और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मैजनी और गैरिबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिख करके जनमानस में चेतना उत्पन्न की? तो देखिए वीर सावरकर ने मेजनी और गैरिबाल्डी की जीवनी को उर्दू में लिख करके जनमानस में चेतना उत्पन्न की। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका वीर सावरकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न हमारा कि 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स ये किसने किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से जो है उन्हीं के द्वारा रचित वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था और इससे सर्वप्रथम 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। राइट आंसर इसका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह करके किसने संबोधित किया है। 1893 में जो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर इन्होंने संबोधन दिया था, संबोधित किया था। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको आध्यात्मिक पिता कह करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संबोधित किया है। सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। उसके बाद देखिए बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक, बंगाल गजट है एक, ठीक है, बंगाल गजट जो है इसकी स्थापना जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। यहाँ पर बंगाली है, इसका संपादन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने किस भारतीय नेता को वन मैन बाउंड्री फोर्स कह करके संबोधित किया है? तो ये कहा है महात्मा गांधी जी को। ठीक है, महात्मा गांधी जी को कह करके संबोधित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, उसके प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, इसमें जो है खुदीराम बोस को फांसी हुई थी, खुदीराम बोस को फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था। क्लियर। चलिए 1908 11 अगस्त के दिन जो है खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, 11 अगस्त 1908 को। क्लियर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। उसके बाद देखिएगा चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रांत में पैदा हुए थे? तो देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म हुआ था वो 23 जुलाई 1906, यहाँ मैं लिख देता हूँ, याद रखेंगे 23 जुलाई 1906 को जो है इनका जन्म भावरा, कहाँ? भावरा, यहाँ मैं लिख देता हूँ भावरा गांव में उत्तर प्रदेश में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इनकी मृत्यु कब हुई थी, ये शहीद कब हुए थे? तो ये शहीद हुए थे 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे। अल्फ्रेड पार्क का नया नाम क्या है? तो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। किसने 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाने का आह्वान किया था? तो देखिए यहाँ पर जो है राखी दिवस मनाने का आह्वान, तो देखिए जो बंगाल विभाजन हुआ था रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन दिवस को एकता के रूप में राखी बंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। लोगों ने एक दूसरे को राखी बांधी थी और उस दिन जो है शोक दिवस में मनाया गया। लोगों ने खाना नहीं खाया, उपवास रखा, वंदे मातरम के गीत गाए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सही अनुक्रम कौन सा है, जो यहाँ पर देखिए जो मुगल बादशाह दिए गए हैं उनका सही अनुक्रम, तो सबसे पहले तो बाबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, फिर सुविधा होगी वैसे आपको बताने में। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए बाबर हो जाएगा, फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बाबर जो है यह मुगल वंश का संस्थापक है। 1526 के जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी को पराजित करके इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, खाली स्थान दिया गया है में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था। तो शाहजहां जो है यह मुगल सिंहासन पर कब बैठा था? तो यह बैठा था 1628 में। 1628 में जो है ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, याद रखेंगे। उसने दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, आगरा का लाल किला, ठीक है, मोती मस्जिद, इन सब का जो है निर्माण इसने करवाया है आगरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़ेंगे, वास्तविक संस्थापक। तो वैसे इसका स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है ये चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। यह पहला जो है यह प्रभावशाली कह सकते हैं कि पहला जो है यह शक्तिशाली शासक था। ठीक है, इसने जो है महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी और इसने गुप्त संबंध का भी प्रारंभ किया था। उसके बाद देखिए इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? तो यह आरती साहा है। ठीक है, 1959 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था और ये एशिया के साथ भारत की भी पहली जो है महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है। अगला प्रश्न है कि पलासी युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? पलासी का जो युद्ध हुआ था यह 23 जून 1757 को हुआ था। ठीक है, और उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। इसमें नवाब की हार हो गई थी। उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्र भारत में प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो बाबा साहब अम्बेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले गृह मंत्री और पहले उप प्रधानमंत्री थे। प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो 1975 में जो है
यह लॉर्ड्स के मैदान पर हुआ था और इसमें वेस्ट इंडीज़ ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार आर्य सत्य किसका साहित्य है। तो देखिए, चार आर्य सत्य जो है यह भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में जो है यह उपदेश दिया था। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। उसके बाद देखिए कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए थे। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है और इसके तहत जो है फ्रेंड्स देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय पेरिस में है। तो पेरिस में जो है मुख्यालय है वह है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यूनेस्को का। ठीक है, यूनेस्को का है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं यूनिसेफ का, तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये न्यूयॉर्क में है। क्लियर है। और विश्व व्यापार संगठन का WTO का जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, इसका आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न हमारा कि मुद्रास्फीति सिद्धांततः तब उत्पन्न होती है जब, तो यह तब उत्पन्न होती है, बताइए क्या होगा उस समय, जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रुपये से GDP की तुलना में उच्चतर दर से बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक मिनट, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जो है विख्यात है। तो यह कोणार्क सन टेम्पल है। ठीक है, सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो ये कोणार्क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार किसका है। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 143 आपने पढ़ा भी होगा। इसका अधीन जो है राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उससे परामर्श ले सकता है, लेकिन वह इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यह जो है क्रिश्चियनिटी है, यानी कि ईसाई हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए, मूल संविधान में जो है टोटल कितनी 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। ठीक है, तो 8 अनुसूची, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, परंतु आज जो है इसकी कुल संख्या 12 है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से क्या होना चाहिए था। राइट आंसर मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, 8 होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन में 8 तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, 12 दिया गया। इस तरह से हटा दें अगर संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना संसद की अनुमति के सदन की बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य समझा जाएगा। तो ये 60 दिन। ठीक है, 60 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के इतिहास में पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की चयन की प्रणाली थी। तो ये बताइए कौन सा है। तो फ्रेंड्स, यह जो है चीनी सभ्यता है। ठीक है, चीनी सभ्यता है। इस प्रकार जो चयनित अधिकारी जो है उनको मंदारिन कहा जाता था। तो ये चीनी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है, .png एक्सटेंशन। तो बताइए किस में होता है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इमेज फाइल में। ठीक है, इमेज फाइल में होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हाइड्रोजन तत्व नहीं है। तो देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी जो है हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, एस्टाटीन ये भी जो होता है हाइड्रोजन ही होता है। इसमें से देखिए सेलेनियम जो है यह आपका हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से सेलेनियम हो जाएगा। सबसे अगर विद्युत ऋणात्मक की बात करें तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है फ्लोरीन की। ठीक है, याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर है वो क्या है, कर्नेल है। कर्नेल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आवश्यक केंद्र है। यह कोर है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अन्य सभी भागों के लिए बुनियादी सेवाएं
प्रदान करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में कर्नेल दिया गया है। अगला प्रश्न है कि क्षारीय धातुएं ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप किसका विस्थापन होता है? तो विस्थापन जो होता है हाइड्रोजन का विस्थापन होता है, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए पोटेशियम और सोडियम ये क्षारीय धातु हैं, ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन का जो होता है इसमें विस्थापन हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किस रक्त समूह के व्यक्ति सभी रक्त समूहों के रक्त को स्वीकार कर लेता है, यानी कि ले लेता है, ग्रहण करता है, तो ए बी है। ठीक है, सर्वग्राहिता सर्वदाता जो है ये ब्लड ग्रुप ओ है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। उसके बाद देखिए यदि किसी पिंड के द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए तो पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं एक तरीका बता दूंगा, हाफ mv² होता है, आपको पता है। अब यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आप जो भी यहाँ पर आंकड़ा दिया गया उसको आप पुट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया हाफ, उसके बाद द्रव्यमान को दुगुना कर दिया यानी कि 2m कर दिया गया है। उसके बाद करा है कि वेलोसिटी को, वेग को आधा कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर v/2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब देखिए, अब इसको फर्दर सॉल्व कीजिए तो ये देखिए आपको काटना उटना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए हाफ, फिर से हम 2m लिखेंगे, उसके बाद ये देखिए v² हो जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 2 का फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसमें से आप क्या कीजिए कि इसमें से जो हाफ mv² है फॉर्मूला उसको पहले बाहर कीजिए। हाफ mv², हाफ mv² हमने बाहर कर दिया। अब बचा अंदर कितना? तो अंदर 2 बचा और नीचे जो है 4 बचा, 2/4 बचा, 2/4। तो ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4। इधर कितना हो गया? हाफ हो गया, वही ना बच गया, हाफ बच गया। यानी कि फॉर्मूला हमने निकाला और बाकी बचा कितना? हाफ। तो यानी कि फॉर्मूला तो पहले से ही आधा हो गया, तो यानी कि आधा बच गया, तो ये आधी हो जाएगी। देखिए इजीली आप इस तरह के प्रश्न जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, आधी हो जाएगी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 56 का सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड था पुनरुत्पादित करने के लिए जो तकनीक है उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये है आपका होलोग्राफी। ठीक है, होलोग्राफी कहलाती है ये, तो याद रखेंगे होलोग्राफी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक मोटर जो है, मोटर वोट 36 किलोमीटर प्रति घंटा की एक स्थिर गति से जा रही है। यदि वोट की मोटर का जल प्रतिरोध जो है 5000 न्यूटन है तो इंजन की पावर ज्ञात करना। अब देखिए फ्रेंड्स आपको पता है कि P = क्या होता है? P = होता है W/T, वर्क अपॉन टाइम होता है। वर्क = क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बटा नीचे T है। अब देखिए ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये वेलोसिटी हो जाएगा ना। यानी कि अब पावर = क्या हो गया? तो F × V हो गया। F आपको दिया गया है 5000 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको वेलोसिटी दिया गया है कितना? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 36 किलोमीटर को आप क्या कीजिए? मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए। ठीक है, तो 5/18, 18 दूना 36, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 पर कितना जीरो है? 3 जीरो है, और यहाँ पर है 1 4 जीरो, तो 5 × 10⁴ क्या है? पावर है, तो वाट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 × 10⁴ वाट। देखिए कहाँ पर दिया गया? 5 × 10⁴ ऑप्शन नंबर डी। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि दो असमान द्रव्य समान गतिज ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में होती है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं कि = क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये देखिए मोमेंटम है। ठीक है, यानी कि संवेग है, बटा 2m हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि अब ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका √2, ये द्रव्यमान है और ये जो है एनर्जी है। अब क्या है, कह रहा है कि समान इसमें गतिज ऊर्जा रखते हैं, यानी कि ये वाला जो है ये कांस्टेंट है। तो भारी द्रव्यमान जो होती है उसमें अगर ये ज़्यादा है तो इसका मोमेंटम क्या होगा? अधिक होगा, यानी कि इसमें क्या होगा? अधिक संवेग होगा। ठीक है, ज़्यादा संवेग होगा। तो देखिए ज़्यादा संवेग ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए कह रहा है कि पृथ्वी की एक सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो उसका भार चांद पर क्या होगा? तो चांद पर क्या होता है? जी का मान जो है 1/6 हो जाता है पृथ्वी का, तो ये 600 है और बटा 1/6 कर दीजिए तो ये 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 न्यूटन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा करे कि 0.02 किलोग्राम द्रव्यमान के एक गोले को 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक तोप द्वारा फायर किया जाता है। यदि गोले का जो नालमुख वेग यानी कि जो मजल स्पीड है वो 80 मीटर पर सेकंड है तो तोप की
रिकॉन्साइल स्पीड क्या होगी, रिकॉन्साइल स्पीड जो होगी इसकी क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए क्या है 0.02 किलोग्राम और एक है 100 किलोग्राम, यानी कि एक का ज़्यादा है और एक का क्या है कम है। तो ज़्यादा वाला का मैंने कैपिटल लिख दिया, कम वाला का हमने छोटा लिख दिया। उसके बाद देखिए इसका वेलोसिटी और उसके बाद करें कि उसका वेलोसिटी, इसका मैंने बड़ा से वेलोसिटी भी लिख दिया। अब देखिए एम कितना है तो 0.02 है। उसके बाद इसका वेलोसिटी कितना है तो ऑलरेडी दे रहा है कि 80 मीटर पर सेकंड, और आपसे जो है इसका वेलोसिटी जो है पूछ रहा है। तो इसका एम कितना है तो इसका एम 100 है, तो हम 100 को डायरेक्ट इधर लिख देते हैं बट इक्वल टू भी। अब देखिए 100 से यहाँ पर देखिए यहाँ आप हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 2 जीरो और आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 8 दूना 16, 16/1000 हो जाएगा। ठीक है, 16/1000 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.016 आपका ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड। आप इसको देखिए सेंटीमीटर में सब आंसर दिया गया है, तो इसको जब आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1.6 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 1 किलोबाइट बराबर होता है, तो ये देखिए ये आपका 1024 बाइट्स के बराबर हो जाएगा। रासायनिक जो रसायन उद्योग है उसमें कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो फ्रेंड्स यह आपका H2SO4 जिसको कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, यह मूल रसायन है। इसका उपयोग पेट्रोकेमिकल के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग और जो मेडिसिन है औषधि उनको बनाने में होता है, और संचायक बैटरी में भी होता है, स्टोरेज बैटरी में। तो ये आपका H2SO4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस अणु में बंधन कोण सर्वाधिक है, सर्वाधिक बंधन कोण जो है यह पूछा जा रहा है कि किस में है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो किस में हो जाएगा, इसमें से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा CO2 में। ठीक है, CO2 में सबसे ज़्यादा बंधन कोण है, इसका 180 डिग्री है। उसके बाद देखिए इसका जो होगा वो आपका 109 डिग्री के आसपास होगा। उसके बाद CH4 का भी 109 डिग्री होगा और जल का 105 डिग्री होगा। तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा। उसके बाद देखिए गर्मी के दिनों में पंखे के नीचे हम आराम महसूस करते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, शरीर की जो पसीना है उसका वाष्पन तेजी से होता है। ठीक है, जिसके कारण हमें ठंडक और आराम महसूस होती है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी ऑप्शन को पढ़ करके इसका आंसर बताइए आप। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि पंखा हवा को गति में लाता है जिससे कि पसीने का वाष्पीकरण दर बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो समुद्र जो है यह नीला प्रतीत प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन, यहाँ पर देखिएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर जो है आधारित होता है, बिजली के खपत का जो होता है बिल वह किसके मापन पर आधारित होता है, तो ये वाट। ठीक है, यह वाट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल 1 वाट दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, तो अल्फा बीटा और गामा उपरोक्त सभी हो जाएगा। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, जल की अस्थायी जो कठोरता है इसका कारण क्या है। तो देखिए जल जो होता है इसका अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, तो ये यूरेनियम हो जाएगा। सबसे हल्का, ठीक है, और सबसे कम घनत्व वाला पूछेगा तो लिथियम हो जाएगा। हास्य गैस यानी कि जो लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रस ऑक्साइड दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद देखिए प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। तो यह जो रोग है यह क्षय रोग है, जिसको कि अंग्रेजी में ट्यूबरकुलोसिस TB कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्षय रोग हो जाएगा। उसके बाद देखिए जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हैं। चलिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जब हम बकरी और भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या हैं, देखिए बकरी और भेड़ जो हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं, क्योंकि ये घास खाते हैं और इनको हम खाते हैं, इसीलिए हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। उसके बाद देखिए अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट क्या है, तो डिटर्जेंट एक शोधन अभिकर्ता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का कौन सा भाग जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स अपना स्कोर भी आप लोग टाइप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।